मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में जानने के लिए ऐतिहासिक और प्रामाणिक स्रोतों का अभाव है। फिर भी हम कुछ जो साहित्य उपलब्ध हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त राजा नंद की जो पत्नी शूद्र पत्नी थी उसके पुत्र थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है। फिर है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध के समय कौशल नरेश विदंभ के आक्रमण से भयभीत होकर कुछ शाक्य व्यक्ति जो है हिमालय के पास जा बसे थे और उनके द्वारा निर्मित मकान जो है मयूर की ग्रीवा के समान थे और वहाँ मोर भी अधिक पाए जाते थे। इस कारण ये जो है वो मौर्य कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नगर के राजा के पुत्र थे। वहाँ पर एक शक्तिशाली राजा के आक्रमण पर मौर्य राजा को मार डालने से या उनसे बचने के लिए मौर्य रानी अपने भाइयों के पास जो है पुष्पपुर या पाटलिपुत्र चली गई थी। यहीं उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और इस बालक को मवेशीशाला में निकट फेंक दिया गया बचने के लिए, और यहीं पर चंद्र नामक वृषभ ने इनकी रक्षा की थी, जिससे कि इस बच्चे का नाम जो है वो चंद्रगुप्त पड़ा। इस प्रकार प्रारंभ में चंद्र की जो लालन पालन है वो एक ग्वाले ने किया था और फिर वह एक शिकारी द्वारा खरीद लिया गया। वहाँ पर राजक्रीड़ा करते हुए जब चाणक्य ने उन्हें देखा तो उसे खरीद लिया उन्होंने, और वो उसे तक्षशिला ले गए और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में साक्ष्य मिलते हैं। अब लेते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के अनुसार यह मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र था और यहीं पर चाणक्य ने इन्हें राजक्रीड़ा करते हुए देखा था। अब है यूनानी वृत्तांत। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म अत्यंत ही साधारण परिवार में हुआ था और ये भी उन्हें जो है वो मयूर पुष्पों का पुत्र ही मानते हैं। अब है आपके चाणक्य का प्रारंभिक जीवन, जिसका कि मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ा योगदान है। महावंश की टीका के अनुसार चाणक्य का जन्म जो है वो तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। चाणक्य एक कुशाग्र बुद्धि वाला बालक थे। उन्होंने वैदिक साहित्य, शस्त्र संचालन, मंत्र विद्या, नीति शास्त्र में दक्षता प्राप्त कर ली थी। नंदराज ने पुष्पपुर में एक भुक्तिशाला बनवाई थी, जहाँ बैठकर ब्राह्मणों को वो दान किया करते थे मुक्तिशाला में। एक दिन चाणक्य जो है वो प्रमुख ब्राह्मण के पद पर बैठ गए और इस कुरूप ब्राह्मण को देखकर नंद राजा ने उसे हटवा दिया वहाँ से और उसका अपमान भी किया। यहीं उसने नंदों के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी चाणक्य ने, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं तुम्हें गद्दी से नहीं हटाकर दूसरा राजा नहीं बिठा दूंगा या तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, ऐसा प्रण लिया था। उसके बाद सिंहासनारोपण की तिथि के बारे में विवाद है कि वैदेशिक भारतीय ग्रंथ और जो बौद्ध शिलालेख है उसमें जो चंद्रगुप्त का सिंहासन की जो तिथि है वो 322 ईस्वी पूर्व के होने का संकेत हमें मिलता है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त की विजय यात्रा।
कि उनकी विजय यात्रा या उन्होंने विजय योजना कैसे बनाई। एक छोटे से साधारण से बालक से वो राजा किस तरह से बने। तो चंद्रगुप्त के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना, और दूसरा था यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त कराना। उस समय यूनानी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। महावंश की टीका के अनुसार चाणक्य ने तैयार सेना चंद्रगुप्त को दी, और जिसकी सहायता से उसने नगरों और गांवों में आक्रमण किया। जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई, सेना नष्ट कर दी गई। इस पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भेष बदलकर जनता के विचारों और असफलता के कारणों का पता लगाने की कोशिश की। और एक गांव में जहां वे ठहरे हुए थे, तो एक बालक को उसकी माँ रोटी खिला रही थी, और बालक बीच का भाग खाने लगता है तो और वो जल जाता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम चंद्रगुप्त के समान मूर्ख हो। तुमने सीमा प्रांतों को जीते बिना ही राज्य के मध्य के गांव और नगरों पर आक्रमण किया है और असफल रहा। यह बात सुनकर चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने पुनः अपनी सेना को संगठित करके पहले सीमा प्रांतों को जीता, और फिर मध्य प्रांत को, और अंत में राजधानी पाटलिपुत्र को जीता। फिर हम देखते हैं पंजाब पर विजय। चंद्रगुप्त और चाणक्य यूनानी सत्ता के विरुद्ध असंतोष को भड़काते रहे। उन्हें सफलता मिली और पंजाब में मुक्ति संघर्ष प्रारंभ हो गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। यूनानी सत्ता अब कमज़ोर पड़ने लगी, और चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब है मगध पर अधिकार। मगध की जनता नंद शासकों के अत्याचारों से ऊब चुकी थी और वो उनसे मुक्ति चाहती थी। तो उन्होंने चंद्र का स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया। नंदों की सेना विशाल और शक्तिशाली थी। उसका सेनापति भद्रसाल था। धननंद को पराजित करने के लिए मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य को षड्यंत्र करना पड़ा, और इस युद्ध में 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े, 5,000 रथ मारे गए। धनानंद को गड़ा हुआ खजाना, जो धनानंद का खजाना था गड़ा हुआ, वो चंद्रगुप्त को मिल गया। तो इस प्रकार उसने मगध पर विजय प्राप्त की है। अब है जम्बूद्वीप पर विजय। पंजाब और मगध विजय से भी चंद्रगुप्त जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। उसने भारत के अन्य भागों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें महावंश से ज्ञात होता है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का भी सम्राट बनाया था। अब है आपके सेल्यूकस से संघर्ष। सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभाजन के लिए उनके जो मुख्य सेनापति थे या सेनानायक थे, उनमें आपसी संघर्ष शुरू हो गया। एशियाई प्रदेशों के स्वामित्व के लिए सेल्यूकस व एंटिगोनस में युद्ध छिड़ गया। 306 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक करवाया, और निकेटर मतलब होता है विजयी, उसने उसकी उपाधि धारण की, इसीलिए इसको सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है। 305 और 4 ईस्वी पूर्व में काबुल के मार्ग से होता हुआ वह सिंध नदी की तरफ जो है वो बढ़ गया। उसका उद्देश्य था सिकंदर द्वारा विजित भूभाग पर पुनः अधिकार करना। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। सेल्यूकस भारत के सम्राट के हाथों जो है वो पराजित होने के खतरा लेने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि मैं पराजित हो जाऊंगा, इसलिए उसने उनसे संधि कर ली। तो सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए, जिसमें से जो वो थे एरिया यानी हेरात, आर्कोशिया यानी कंधार, जैंड्रोसिया या गैंड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, और पैमी सदाई यानी काबुल। इस संधि से दोनों को लाभ हुआ। सेल्यूकस के राज्य की पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई।
क्योंकि उसने इससे संधि कर ली थी। और चंद्रगुप्त ने इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। संधि को सुदृढ़ और स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या हेलन का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से कर दिया। और सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को भी पाटलिपुत्र में भेजा और उसने यहाँ पर आकर इंडिका की रचना की, जिसमें कि उन्होंने चंद्रगुप्त के जीवन, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य विषयों पर लिखा है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है वो सेल्यूकस की पराजय से पूर्व सिंधु नदी तक सीमित था और सेल्यूकस से संधि के परिणाम स्वरूप वो हिंदू कुश तक विस्तृत हो गया। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि 2000 वर्ष से भी पूर्व भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ ही आहें भरते रहे और जिसे 16वीं व 17वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। न तो वो अंग्रेज़ों के पास रहा, न वो मुग़लों के पास रहा। इतने बड़े एरिया पे चंद्रगुप्त का शासन रहा है। अब है सेल्यूकस और इनके मध्य की युद्ध तिथि के बारे में विवाद है, लेकिन 306 ईस्वी पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ है, तो युद्ध की तिथि विवादास्पद है, लेकिन इसे हम 305 ईस्वी पूर्व से माना गया है। अब है दक्षिण विजय। निम्न जो कुछ कारण दिए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने जो है वो दक्षिण विजय प्राप्त की थी, जिसमें कि कुछ कारण इस प्रकार हैं। प्लूटार्क ने लिखा है कि जो चंद्रगुप्त है उसके पास 6 लाख सेना में के साथ दिग्विजय के लिए वो निकला था और पूरे देश पर उसने विजय प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, मुद्रा राक्षस भी करते हैं। अभिलेखों में भी चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की पुष्टि होती है। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें भी यही निष्कर्ष निकलता है कि सैरी गाप्टम व श्रवणबेलगोला अभिलेखों में भी इसकी पुष्टि होती है। श्रवणबेलगोला की एक पहाड़ी का नाम जो है वो चंद्रगिरी है और इसी पर्वत पर एक भद्रबाहु नाम की गुफा भी है। तमिल रचना जिसमें सामुलनार, कलिल, अत्तियरनार और परंगोईनार में भी इस बात की पुष्टि होती है। अब है जैन ग्रंथ। वृहत कथा कोश, भद्रबाहु चरित्र और राजावली कथे नामक कन्नड़ ग्रंथों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र में दुर्भिक्ष पड़ने पर जैन मुनि भद्रबाहु ने जैन समता अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था और चंद्रगुप्त भी अपने शासन का भार जो है अपने पुत्र को सौंप कर भद्रबाहु का वो शिष्य बन गए थे और श्रवणबेलगोला चले गए थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या करते हुए जो है अपने शरीर का त्याग किया था। तो उपरोक्त सभी जो तर्क हैं उनसे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। अब है इसका साम्राज्य विस्तार। इसके साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था और पश्चिम में हिंदुकुश से पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, संपूर्ण पंजाब, सिंध प्रदेश, कश्मीर, नेपाल, गंगा जमुना का दोआब, मगध, बंगाल, कलिंग, सौराष्ट्र, मालवा, मैसूर तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग था। तो ये सारा प्रदेश जो हैं इसके साम्राज्य के अंग थे। अब है चंद्रगुप्त का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त एक ऐसा व्यक्ति था जिसने न केवल यूनानी और विदेशी आक्रमणों को विफल किया, वरन भारत के बड़े भूभाग को यूनानी आधिपत्य से मुक्त भी कराया। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की जो पहले कभी यहाँ मौजूद नहीं थी।
चंद्रगुप्त ने जिस साम्राज्यिक इतिहास का श्री गणेश किया था वह उसके बाद बहुत समय तक बाकी न रह सका। मौर्य सम्राटों के अधीन भारत की जो राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी उसे उनके उत्तराधिकारी जो है वो अक्षुण्ण न रख सके। तो इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम मैगस्थनीज का जो भारत वर्णन है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।